Hello everyone. Class, today we will continue with our chapter LPG and appraisal, liberalization, privatization and globalization. So class, if you remember, we have covered the topic of liberalization and industrial sector reforms as a subtopic under the topic liberalization. ठीक है, हमने liberalization पढ़ा कि क्या होता है and liberalization के अंदर बहुत सारे reforms लिए गए and we have discussed industrial sector reforms in the previous class. So today we will discuss the other reforms taken under liberalization. So let's proceed with financial sector reforms in today's class. Yes class, now let's start with financial sector reforms. Okay. So class, first of all let us discuss what is a financial sector. So financial sector includes financial institutions like commercial bank, investment bank, stock market, foreign exchange market. And everybody knows the financial sector in India is controlled by RBI, the Reserve Bank of India. It is the apex bank and it is the head of all the financial institutions, all the banks, or we can simply say RBI is the head of the financial sector of India. Okay, so basically when we are discussing financial sector reforms, we would be discussing major 4 points. So first is change in role of RBI. What used to happen that earlier RBI was the regulator of financial market. All the decisions, whether small or big, were taken after consulting with RBI. ऐसा नहीं था कि छोटे से छोटे decision के लिए भी RBI से consult करना पड़ता था, and it used to take lot of time and all the decisions would be delayed. तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि छोटा सा डिसीजन भी बैंक को लेना है तो पहले आरबीआई से पूछो, फिर एप्लीकेशन जा रही है, वहाँ डिस्कस हो रहा है, फिर रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था. तो अब प्रोसेस को इजी करने के लिए क्या चेंज किया गया? द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. आप समझ रहे हो इस बात को कि अब आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा, बॉस नहीं बनेगा, आरबीआई वुड फैसिलिटेट, आरबीआई आपकी हेल्प करेगा, आरबीआई आपको सपोर्ट करेगा. यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो इट सिंपली मीन्स दैट नाउ financial sector was allowed to take decisions on its own without consulting RBI, क्योंकि RBI अब regulator नहीं है, facilitator है. That means now the banks, the financial institutions can take decisions, सारे नहीं, major decisions नहीं, but can take decisions on small petty matters without consulting RBI. तो RBI का रोल जो था regulator से क्या हो गया, एक facilitator का रोल हो गया, boss से एक friend बन गया. Next, origin of private banks. पहले अर्लियर जो पहले जब हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये रिफॉर्म्स कब के पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं एलपीजी. तो बिफोर लिबरलाइजेशन और वी कैन से प्रायर टू लिबरलाइजेशन देयर वर ओनली पब्लिक बैंक्स इन इंडिया, बट विद लिबरलाइजेशन मेनी प्राइवेट बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, वर एस्टैब्लिश्ड. क्लास, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बैंक्स होते थे, बट विद लिबरलाइजेशन मेनी प्राइवेट बैंक्स वर सेटअप. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, फॉरेन बैंक की बात करें तो आई हैव गिवन एग्जांपल एचएसबीसी बैंक. तो ये जब बैंक सेटअप हुए दे इंक्रीज द कंपटीशन. अब भाई पहले से पब्लिक बैंक्स थे, जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई कंपटीशन ही नहीं है. बट when private banks were established, it increased competition in the economy, it increased competition in the market. और competition बढ़ने से क्या हुआ कि जो प्राइवेट बैंक्स है लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये आपको लोन दे रहे हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे. आर यू गेटिंग दिस थिंग? दे आर गिविंग यू वेरियस बेनिफिट्स. और ये बैंक्स आने की वजह से ही जो पब्लिक बैंक्स है दे हैव आल्सो इम्प्रूव्ड देयर वर्किंग, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया ना, पब्लिक बैंक्स को भी अपने आप को प्रूव करना है. तो क्लास, ये प्राइवेट बैंक्स आने से कंपटीशन बढ़ा है, अल्टीमेटली हम कस्टमर्स को बेनिफिट मिला है. थर्ड, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये क्लास पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ना, यानी बाहर की कंट्री से बाहर के लोग जो इंडिया में इन्वेस्ट करते तो उसकी लिमिट बहुत कम थी. बट विद लिबरलाइजेशन अगेन जो लिमिट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो कहाँ तक रेज कर दी गई? 51%. यानी समझ रहे हो क्या मतलब है कि फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कहाँ तक? अप टू 51%.
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII, पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ MCQs. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स were now allowed to invest in Indian financial market. Earlier they were not allowed to invest in India, but with liberalization the limit was raised and foreign institutional investors, they were also allowed to invest in Indian financial market. Last point is very easy, ease in expansion process. So by just reading the heading you can understand what is there in this point, that पहले अगर बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने आप को एक्सपैंड करना होता था, एक्सपैंड मीन्स अपनी ब्रांचेस बढ़ानी होती थी. फॉर एग्जांपल उनकी ब्रांच अभी इंडिया में, अभी दिल्ली में है, बैंगलोर में है, नाउ दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर ब्रांच इन मुंबई, दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर ब्रांच इन राजस्थान, जयपुर, व्हाटएवर. तो अर्लियर दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम RBI फर्स्ट, बट नाउ banks were given freedom to set up new branches without the approval of RBI. आपको ब्रांच सेटअप करनी है, आप ब्रांच सेटअप करो विदाउट द अप्रूवल ऑफ RBI. आपको RBI के अप्रूवल की कोई नीड नहीं है. ठीक है, तो क्लास बहुत सिंपल 4 पॉइंट्स हैं. चेंज इन रोल ऑफ RBI, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस. मतलब these points are so easy that if you would listen to the lecture carefully you will learn them side by side. You don't need to put extra efforts in learning them. Am I clear? Now, speaking of tax reforms refers to reforms in government's taxation and public expenditure policy. क्लास आपको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी को क्या कहते हैं. लेट्स रिवाइज कि जो गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, टैक्स एंड रेवेन्यू पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं. ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिकॉज एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट यू मस्ट नो कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है. गवर्नमेंट की टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पॉलिसी जो होती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. तो टैक्स रिफॉर्म का मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, जब हम चेंजेस ला रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, किसमें, गवर्नमेंट की टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी में, तो हम उसे क्या कहते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स. तो क्लास बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिफॉर्म्स लेट्स डिस्कस द 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. वैसे तो आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो यू विल स्टडी दीज टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन डिटेल. यू विल स्टडी अबाउट फिस्कल पॉलिसी इन डिटेल, बट अभी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. वैसे तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में वास्ट डिफरेंस होता है. There are lot of points of differentiation, but यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं बेसिक क्या है. Direct tax consists of taxes, listen to me very carefully, on incomes of individuals as well as profits of business. यानी एक इंडिविजुअल ने जो कमाया उसकी इनकम और एक बिजनेस ने जितना प्रॉफिट कमाया, उन दोनों पे जो टैक्स लगता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल इनकम ऑफ इंडिविजुअल पे कौन सा टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, तो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स. प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस पे कौन सा टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स, तो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. बड़ा सिंपल है, किसी इंडिविजुअल की इनकम और किसी बिजनेस का प्रॉफिट, इन पे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स, it refers to those taxes which affect the income and property of persons through their consumption expenditure. समझो इसे ध्यान से, ये वो टैक्स है जो आपकी इनकम को अफेक्ट करेगा, बट डायरेक्टली नहीं, घुमा के. डायरेक्टली आपकी इनकम में से जो टैक्स कटता है वो तो इनकम टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स आपको पता चल जाता है भाई टैक्स कटेगा मेरी इनकम पे से. ये वो टैक्स है जो घुमा के आपकी इनकम को अफेक्ट करता है, तभी इसे इनडायरेक्ट बोलते हैं. ये डायरेक्टली आपकी इनकम को स्ट्राइक नहीं करता, डायरेक्टली आपकी इनकम पे कैलकुलेट नहीं होता, ये घुमा के आपकी इनकम पे कैलकुलेट होता है. जैसे GST, जो भी आप खर्चा करोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो क्लास, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो या आप कहीं मूवी देखने जा रहे हो, तो जो भी आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो भी आप अपना खर्चा कर रहे हो, उस पे जो टैक्स लग रहा है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक GST. और ये टैक्स इनडायरेक्टली आपकी इनकम को अफेक्ट करता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. एम आई क्लियर? इनडायरेक्टली अफेक्ट कैसे कर रहा है, मतलब जो भी आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आपने अपने रेस्टोरेंट में खाना खाया या आपने अमेजोन से कुछ मंगाया, तो उसको होता है कि 400 का सामान है, इतना GST. आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, 800 का बिल है, इतना GST, अब आप 943 रुपीज दो.
तो इनकम आपके इफेक्ट हो रही है कैसे? क्योंकि जो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है। आर यू गेटिंग दिस? इनडायरेक्टली इट इज अफेक्टिंग योर इनकम, क्योंकि आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है वो टैक्स लग रहा है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस व्हिच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Now let's move to the tax reforms. Now let's discuss the major tax reforms. There are only 3 points under this topic and all the 3 points are quite easy. Reduction in taxes. Class heading से आपको meaning समझ आ रहा है कि since 1991 with the LPG policy there has been continuous reduction in the taxes. ऐसा क्यों किया गया? Because क्लास ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन हो रहा था. टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स चोरी. लोग टैक्स से बचने के लिए कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे थे जस्ट कि टैक्स बच जाए. वाई? क्योंकि टैक्स ही इतना था कि आपकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को टैक्स देने में जा रहा था. तो पीपल वर एम्प्लॉइंग डिफरेंट सोर्सेज फॉर टैक्स इवेजन, कि टैक्स बचे. टैक्स चोरी करने के लिए कुछ काम कर रहे थे. ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई टैक्स अननेसेसरीली ज़्यादा लिया जा रहा है लोगों से. सो गवर्नमेंट ने सबसे पहला रिफॉर्म ही क्या किया कि इट रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ टैक्सेस को रिड्यूस किया गया. एंड फिर देखा गया कि जो मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स है, पहले बात तो टैक्सेस को कम किया गया, टैक्स रेट को भी कम किया गया. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. बहुत सारे टैक्सेस हैं, उनमें से कुछ टैक्सेस को तो हटा ही दिया गया. एंड जो टैक्स रेट था, जो इनकम टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, उसको कम किया गया. ठीक है क्लास. एंड टैक्स रेट जब कम किया तो ये नोटिस किया गया कि जो मॉडरेट रेट ऑफ टैक्स है, यानी कि जो मतलब एक नॉर्मल रेट, एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, तो उससे क्या होता है, लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं एंड दे पे देयर टैक्सेस वॉलेंटरली. मतलब वो खुद टैक्स पे करते हैं, ना कि टैक्स चोरी करते हैं. क्या समझ आ रही है आपको बात? बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को समझो. ठीक है, यू हैव टू डाइव डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट कि टैक्स रेट कम करने से क्या हुआ. व्हाट डिड इट एनकरेज? इट एनकरेज दैट पीपल वर नाउ डिस्क्लोजिंग देयर इनकम, खुद अपनी इनकम डिस्क्लोज कर रहे थे एंड दे वर पेइंग टैक्सेस वॉलंटरली. रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो व्हाट वाज द रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस? का ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए. अब यहाँ पे हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते, बट उन रिफॉर्म्स को किया क्यों गया? टू एस्टैब्लिश कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा रिफॉर्म अभी जो रिसेंटली हुआ कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स और वैट, लेकिन उन सब टैक्सेस को ख़त्म करके 1 जुलाई 2017, ये तो सबसे रिसेंट आपकी बुक्स में मेंशन भी है, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया. एंड देयर वाज ओनली वन टैक्स थ्रू आउट द कंट्री. वन कंट्री वन टैक्स. अब सिर्फ जीएसटी पूरी कंट्री में लगता है. पहले अलग से स्टेट के अलग टैक्स थे और वैट अलग है और भाई सेल्स टैक्स अलग है, हर स्टेट का अपना टैक्स है. वो सब खत्म करके एक यूनिफाइड सिस्टम कर दिया. पूरे देश में एक ही सिस्टम फॉलो होता है, एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी. तो ये तो खैर अभी रिसेंट है, मैं आपको बता रही हूँ. इसी तरह से काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए थे. किसमें? इनडायरेक्ट टैक्सेस में. इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस. सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस बेसिकली मीन्स कि जो भी टैक्स भरने का है, जो भी टैक्सेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, तो कंप्लीट प्रोसेस वॉज सिंप्लीफाइड सो दैट द टैक्स पेयर्स फाइंड इट ईजी टू डिपॉजिट और वी कैन से टू पे द टैक्स. भाई जितना ईजी सिस्टम होगा, जैसे आप ऑनलाइन आप सिंगल क्लिक से कितने ईजिली टैक्स पे कर सकते हो, तो when the process was simplified, we people found it very easy to pay the tax. Is that clear? The reforms clear? Reduction in tax and tax rate, reforms in indirect taxes, and the last one, simplification of process. Yes class, now pay attention. Foreign exchange reforms are quite tricky, तो कुछ students को problem हो सकती है, तो इससे पहले आप ध्यान से सुनो. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. पहले तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जैसे सपोज करो हम बाहर घूमने जाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हम क्रॉस करते हैं, हम जाते हैं बाहर घूमने, तो एज अ टूरिस्ट अगर सपोज करो हम ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं, तो क्लास क्या होगा कि इंडियन रुपी वहाँ नहीं चलेगा. तो हम क्या करेंगे? इंडियन रुपी दे के फॉरेन करेंसी जो है वो लेंगे. इज दैट क्लियर? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू ₹70. इसका मतलब क्या है
कि अगर आपको यूएस घूमने जाना है तो आपको रुपीस को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में, तो उसका एक रेट होता है कि $1 70 रुपीज का है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जितने डॉलर्स चाहिए, सपोज आपको $50 चाहिए, आपको $500 चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको रुपीज देने पड़ेंगे एंड यू विल गेट डॉलर्स, राइट। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि आपने अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने का एक रेट है, ठीक है। तो क्लास इसकी पूरी मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विच वी वुड स्टडी इन डिटेल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा चैप्टर है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। सो डोंट यू वरी अबाउट द डिटेल, यहाँ पे हमें सिर्फ उसे शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ आया? आप क्लास ध्यान से सुनो। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में 2 स्टेप्स वर टेकन। नंबर 1, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट जानबूझ के इंटेंशनली जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है उसे कम कर देती है। फिर से सुनो, जब गवर्नमेंट इंटेंशनली जानबूझ के अपनी डोमेस्टिक करेंसी, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन कर देती है। मैं आपको भी एग्जांपल से समझाती हूँ। इट रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। देखो फॉर एग्जांपल $1 अभी 70 रुपीज का है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू और गिरा दी, यानी अब $1 हो गया 100 रुपीज का। तो हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, बढ़ी नहीं है वैल्यू, ये डाउन हो गई है। पहले आपको 70 रुपीज देके $1 मिल रहा था, अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। नाउ यू हैव टू गिव 100 रुपीज टू गेट $1। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यानी कि करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएट हो गई। ये मत देखो 70 से 100 हो गई, करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई। नो, करेंसी की वैल्यू डाउन हुई। आप पहले 70 रुपीज देके $1 ले रहे थे, अब आप 100 रुपीज देके $1 ले रहे। बट गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्यों करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को इसलिए डाउन करती है, इसलिए डिवैल्यूएट करती है ताकि बाहर का ज्यादा पैसा इंडिया में आए। कैसे हो गई? छोटा सा एग्जांपल देखो। यूएस वालों को पता चल गया कि $1 से हम इंडिया में 70 रुपीज का सामान खरीद सकते हैं। अब उन्हें पता चला कि इंडियन रुपी की वैल्यू तो डाउन हो गई, तो उन्हें पता चला कि अब तो $1 में 100 रुपीज का सामान खरीद सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो इंडिया से इंपोर्ट बढ़ा देंगे, यानी हम लोगों का यूएस में जो सामान जाता है सेल होने, एक्सपोर्ट्स, वो बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी इंडियन गुड्स की। क्यों? क्योंकि अमेरिकन के लिए, यूएस के लिए इंडियन गुड्स क्या हो गए हैं? सस्ते हो गए, चीप हो गए। भाई पहले वो $1 में 70 रुपीज का सामान खरीदते थे, अब वो $1 में 100 रुपीज का सामान खरीद पा रहे हैं, यानी इंडियन मार्केट, इंडियन गुड्स हैव बिकम चीपर फॉर देम। तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया से खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे पास यूएस से ज्यादा पैसा आएगा, तो इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का। सिमिलरली जापान की येन है कि अब जापानीज को पता चल रहा है इंडियन करेंसी वैल्यू तो डाउन हो गई, अब हम इंडिया से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, इंडिया के सामान तो हमारे लिए और सस्ता हो गया, तो वो इंडिया से सामान खरीदना शुरू करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा टू जापान एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली रुपी को इसलिए डिवैल्यूएट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो। इज दैट क्लियर? तो क्लास बेसिकली क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये भी पूरा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या होता है? एक साइड एक्सपेंडिचर होता है, एक साइड रिसीट्स होती है। कि एक्सपेंडिचर मीन्स कि इंडिया ने कितना खर्चा किया है बाहर की कंट्रीज से, और रिसीट्स मीन बाहर की कंट्रीज से कितना पैसा इंडिया में आया है। तो एक्सपेंडिचर मीन्स जैसे इंपोर्ट, कि इंडिया ने कितना सामान बाहर से खरीदा है तो खर्चा हुआ है, एंड रिसीट्स मीन्स कि बाहर से पैसा आया है। तो क्या था? इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट ना थोड़ा बिगड़ा हुआ था। क्या था? हमारे खर्चे तो बहुत ज्यादा थे और रिसीट्स कम थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल खर्चे हैं 4 करोड़, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक्चुअल में नहीं है। खर्चा है 4 करोड़ और रिसिप्ट्स है 2 करोड़। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट हिला हुआ था, खर्चा ज्यादा था हमारा 4 करोड़ और रिसिप्ट कम थी 2 करोड़। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने रुपी की वैल्यू कम कर दी ताकि रुपी सस्ता हो जाए, इंडियन गुड्स सस्ते हो जाएं और बाहर की कंट्रीज इंडिया से सामान बहुत ज्यादा खरीदना शुरू करें। और जब वो खरीदेंगे हमसे सामान इंडिया से, भाई जब इंडिया सामान बेचेगा तो इंडिया के पास क्या आएगी? रिसीट्स। तो जब रिसीट्स आएंगे ताकि रिसीट्स बढ़ जाएं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाए।
ये मैंने आपको ब्रीफली समझाया, अदरवाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंप्लीट चैप्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ कंप्लीट चैप्टर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. इज दैट क्लियर? तो क्लास इस पॉइंट को अच्छे से समझना. यू कैन रिफाइन द वीडियो, ठीक है, फोकस ऑन दिस टॉपिक. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, इसमें अभी भी डाउट है, तो यू कैन रीच मी आउट. ओके, नेक्स्ट इज मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. प्लस इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रुपी को फ्री कर दिया. फ्री मतलब अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी एक्सचेंज रेट कि डॉलर और रुपी का क्या एक्सचेंज रेट है, वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी. गवर्नमेंट ने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया. मार्केट फोर्सेस इन द सेंस, आप याद करो आपने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डू यू रिमेम्बर? हमने पढ़ा था ना मार्केट डिटर्मिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो. Similarly, foreign exchange rate is also determined by the forces of demand and supply. तो गवर्नमेंट ने 1991 एलपीजी पॉलिसी के बाद रुपी को फ्री कर दिया. नाउ द गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड द एक्सचेंज रेट. अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती थी एक्सचेंज रेट, अब सिंपल डिमांड सप्लाई एंड यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता था. ऐसे ही हम करते थे माइक्रो में कि डिमांड सप्लाई एंड देन इक्विलिब्रियम और हमें प्राइस मिलता था प्रोडक्ट का. In the same way, exchange rate would be determined with the forces of demand and supply, and we will get the exchange rate. ठीक है, ये सब मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात बोल रही हूँ, ये सब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिटेल में आएगा. अभी बस आपको शॉर्ट में पढ़ना है कि गवर्नमेंट अलाउड रुपी टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल. अब गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करेगी एंड द एक्सचेंज रेट वुड बी डिटरमाइंड विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेगी एक्सचेंज रेट. Is this topic clear, class? So now today we have discussed the topic of financial sector reforms, tax reforms and foreign exchange reforms under the main topic of liberalization. So if you are having any doubt in any of the topic, you can mark it in the comment box.